कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा तुम विषय ले लेते हैं। नववर्ष 2025 पहला महीना जनवरी। प्यारे प्यारे हमारे धनु राशि के जातक है, इनके लिए कैसा जाने वाला है इस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन सर्वप्रथम जो नवग्रहों का जो गोचर है उसको समझ लेते हैं। सूर्यदेव 14 जनवरी तक रहेंगे धनु राशि पर। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक ये रहेंगे मकर राशि पर। मंगलदेव 21 जनवरी तक रहेंगे कर्क राशि पर, यानी रहेंगे नीच प्रभावी। 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक रहेंगे मिथुन राशि पर, यानी 21 जनवरी से ये हो जाएंगे नीच प्रभाव से मुक्त। अबे 4 से उल्टे पीछे क्यों आएंगे, तीसरे घर में क्यों आएंगे या तीसरी राशि में क्यों आएंगे? क्योंकि 7 दिसंबर 2024 से 25 फरवरी 2025 तक 80 दिनों के लिए ये वक्री बने रहेंगे, वक्री प्रभावी रहेंगे। इसलिए एक साइन पीछे आ रहे हैं, एक घर पीछे आ रहे हैं। 4 तारीख तक बुधदेव 4 जनवरी तक रहेंगे वृश्चिक राशि पर, यह मंगलदेव का साइन है। 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक धनु राशि पर आ जाएंगे, बहुत बढ़िया है। 24 जनवरी से लेकर फिर 11 फरवरी तक यह रहेंगे 10 नंबर राशि यानी मकर राशि पर। जनवरी महीने में 34 दिनों के लिए बुधदेव अस्त भी होंगे, यानी 20 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक 34 दिनों के लिए अप्रभावी रहेंगे। देखिए बुध का जो प्रभाव है, अभी बुध आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रभाव आपको दिखाई देता बिल्कुल सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि शुभता आ रही है। अब 34 दिनों के लिए अस्त का मतलब यह है कि वो ग्रह आपको थोड़ा सा ओझल हो गया है आपकी दृष्टि से, लेकिन ग्रह है, उसकी शुभता आ रही है। और ग्रह अगर बढ़ा कर देना चाहेगा तो बढ़कर ऊर्जा आएगी, लेकिन आप सटीक अंदाजा नहीं लगा पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि सारे जो है वो फल जो है वो अस्त हो गए, शुभता जो है वो खत्म हो गई। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि किया कराया सब बेकार हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 में वृष राशि में वक्री हो गए थे। अब 4 फरवरी तक ऐसे ही रहेंगे, 119 दिनों के लिए ये काल रहेगा, यानी अगले महीने की 4 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उत्तम रिजल्ट देंगे। फिर मालिक हैं आपके शुक्रदेव 28 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी तक, यानी 28 दिसंबर 2024 से 28 जनवरी 2025 तक शनि बाबा के साथ कुंभ राशि पर बने रहेंगे। उसके पश्चात और अधिक पॉजिटिविटी लेके आएंगे, क्योंकि 28 जनवरी से लेकर फिर 31 मई तक ये मीन राशि पर उच्च प्रभावी होकर रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु भी वहाँ बैठे हुए मिलेंगे, तो हमारे को उच्च के शुक्र जो है उसको बचा के रखना है राहु से, क्योंकि बैठना वही है, शेयर वही हाउस शेयर करना उनके साथ, लेकिन उनके प्रभाव में नहीं आना है। और सातवीं दृष्टि से प्रबलता लानी है अपने कर्म क्षेत्र पर, और जहाँ जहाँ इफेक्ट पड़ता है ध्यान रखिएगा इस बात का। तो क्या करना है, हमारे को राहु से बचा कर रखना है। शनिदेव कुंभ राशि में बने रहेंगे। 29 मार्च 2025 में फिर मीन राशि में जाएंगे। आपके लिए शनिदेव का जो 2.5 साल का डिप्लोमा होता है वो शुरू हो जाएगा। राहु मीन राशि में बने रहेंगे। 18 मई को फिर ये आगे यानी पीछे मूव करेंगे। केतु कन्या राशि में बने रहेंगे जनवरी महीने में ही। 18 मई को फिर ये पीछे आएंगे, यानी इनका पीछा नहीं आगे होना होता है। चलिए अब प्रभाव समझ लेते हैं। प्रभाव इस प्रकार से है कि मूलतः जो लाभ होने वाला है लग्नेश की दृष्टि से वह तब होने वाला है जब अगले महीने की 4 तारीख आ जाएगी। और इसका मतलब यह नहीं है कि 4 तारीख को जो उसका समय है उसी क्षण पे ही वह असर देगा। वो ग्रह जो है अपनी डेट से पहले ही एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, वहाँ तक आते आते पूर्ण रूप से कार्य करने लग जाता है। काम धंधे की कमी नहीं रहेगी। अगर आपकी लगन कुंडली भी जिस हिसाब से गोचर में कुंडली बन रही है सारे धनु राशि के जातकों के लिए, तो पर्सनल जो आप हो जिसको चंद्र राशि अपनी क्लियर है, तो काम धंधे की कमी नहीं रहेगी, यानी पैसा आता रहेगा। देनदारी बहुत अच्छे से निपटेगी। यह जनवरी महीने का मूल, यानी आप जो है जनवरी महीने से बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ना और ऊंचा उठना शुरू कर दोगे। अब यहाँ पर ये समझिए कि बुधदेव हैं, सूर्यदेव हैं, बुध आदित्य योग जो है, मेरी प्रार्थना रहेगी धनु राशि के जातक जो हैं उनको जो मार झेलनी पड़ती है ओवरऑल प्रोग्रेस में, वह यह है कि या तो कुल के देवी देवता उनको क्लियर नहीं हो पाते हैं,
कुछ भक्ति की शुरुआत करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, या पितृ और पूर्वजों की दृष्टि है वह सीधी नहीं पड़ती है। तो अब इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो बहुत तेज़ी से अपने घर का सामान निकाल देते हैं, फर्नीचर पुराना हो गया इसको बदल दो, और वह उसमें पूर्वजों का खून पसीने की कमाई से चीज़ वो आई हुई है उसको रिपेयर करा के स्टोर नहीं करते हो, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। हमारे स्कैनिंग के पैनल का अनुभव है। प्रार्थना कह रहे हैं कि बुधादित्य योग है। प्रणाम करिए पितरों और पूर्वजों को, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। गौ माता है, सेवा करिए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और पितरों पूर्वजों को प्रणाम करिए। पिताश्री को साथ में लेके चलिए। साथ में लेके चलना मतलब है उनके आदर्शों को, उनके विचारों को फिर देखिए। यह चीज़ें, इसके बारे में ज़्यादा बातचीत होनी चाहिए। बातचीत क्या होती है कि ग्रह का गोचर ये है और फला वहाँ से निकल गया, इतना दे गया हर महीने, बात ठीक है, दे के जाएगा, लेकिन मूल हमारी जो मजबूती है, धनु राशि की जो मजबूती है, गुरु के साइंस की जो मजबूती है, मीन राशि जो मजबूती है, वह है आपके बृहस्पति के द्वारा और उनके जितने भी कारक हैं उनके द्वारा। वहाँ ढीले पड़ोगे तो बहुत ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ता है। इन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना रहेगी। अब धन की स्थिति समझ लेते हैं। धन की स्थिति भी पूर्वजों के आधार पर, ब्लेसिंग्स के आधार पर और अर्जित ज्ञान के आधार पर आपको भर भर के धन मिलने वाला है। पहचान होनी चाहिए कि मेरा यह प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने इतनी मेहनत करी है और मेरी सोच जो है वह विशिष्ट है। अभी तक जो रिसर्च होती आई है इस प्रोजेक्ट पर। फिर देखिए धन कैसे चल के आता है, और ना केवल धन आएगा, उसके साथ नेम और फेम भी मिलेगा। इक्विवेलेंट टू मतलब ये लगा लीजिए कि नेम फेम इस प्रकार से आएगा कि जैसे किसी को राजकीय सम्मान दिया जाता है ना एक प्रकार से, तो इस प्रकार से नेम और फेम आएगा। लेकिन वह पहले यह देखेगा कि बृहस्पति कहाँ पर बैठकर कहाँ ऊर्जा दे रहे हैं और आपने स्वयं के कर्मों से उसको कितना अच्छा या मध्यम कर लिया है। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। गोचर व्यवस्था के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। गोचर व्यवस्था एक ऐसी है कि अनाउंसमेंट हो गई है, शहर में एक बहुत बड़ा टैंक लगा हुआ है वाटर का, उसमें अनाउंसमेंट हो गई है कि इतने से इतने बजे तक जो है पानी आएगा, और आपने केवल वह डिस्कशन सुन के यह आराम से बैठ गए कि पानी आने वाला है। आपने अपने घर की निजी जो टैप है उसको चेक नहीं करा है, वह खराब है, उसमें लीकेज हो सकती है। तो आपको करना क्या है, गोचर व्यवस्था को लागू करना आना चाहिए आपकी लगन कुंडली पे और चंद्र कुंडली पे। बहुत ज़्यादा उत्तमता देखने को मिलेगी। ऐसे गोचर का प्रभाव तो पड़ता ही है, खासतौर से जब ग्रह जो आगे चलता है तो यूनिवर्सली प्रभाव तो पड़ता ही है। जो मेहनत करेगा उसको धन मिलेगा, बिल्कुल सीधी सी समझ लो। और जो मेहनत कर गया उसके पश्चात फरवरी महीने से जैसे ये मार्गी हो जाएंगे और उच्च की तरफ शुक्र बढ़ जाएंगे, ये समझ लो बहुत ज़्यादा धनाढ्य स्वभाव बना रहने वाला, धन की ऊर्जा भर भर के आने वाली है। लेकिन आपके पास एक लक्ष्य पूरा होते ही दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धनु राशि का जो जातक है उसने जो ये है एक निर्धारित कर लिया कि जीवन में बस ये एक चीज़ मिल जाए उसके बाद मैं आराम से बैठ जाऊंगा। आपकी राशि का साइन तो आराम से बैठने का है ही नहीं। लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित बने रहना चाहिए। वो जिसने तीर चलाना वो वैसे ही खड़ा रहता है, और खड़ा रहने के लिए उसके पास अश्व का शरीर है, यानी कि खड़े रहने की ताकत, बर्दाश्त करने की ताकत जो धनु राशि में है वह किसी अन्य साइन में नहीं है। इन बातों को लेके चला करिए, तभी कॉन्फिडेंस मिलेगा, तभी बहुत ज़्यादा आनंद आएगा गोचर की व्यवस्था को समझने में, तभी जो है मोटिवेशनल जो ऊर्जा मिल पाएगी, तभी जाके कुछ ऐसा कर पाओगे जो अभी तक किसी ने नहीं किया, ना तो किसी की सोच गई है वहाँ तक। बात को ध्यान बना के रखिएगा। विशिष्ट हो आप, मेरी दृष्टि में, मेरे अनुभव में विशिष्ट हो। पंचम भाव एक ऐसा भाव है जो कारक रहता है कुछ भी बड़ा करने के लिए। अब इसके स्वामी के पास जो है पावर आ जाएगी पूरी, और पावर जो पूरी आ जाएगी बड़ा करने में आपको अगर अभी तक दिक्कत आ रही थी कि हर महीने जो धन जो है वह उत्तम तरीके से पूर्ण नहीं आ पा रहा था, अटक के आ रहा था, थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था किसी भी बड़ी छलांग के लिए, तो वह क्षेत्र बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। निश्चिंता के साथ और धैर्य के साथ थोड़ा सा हल्का सा रिस्क लेने का प्रयास करिएगा, इस आधार पर कि आपको इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा अनुभव है। फिर देखिए कैसे रिजल्ट्स आपके सम्मुख आने शुरू हो जाएंगे। छठे सेक्शन की बात कर लेता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी प्रकार का कर्जा, बीमारी, शत्रुता है वो बहुत लंबे समय तक परेशान नहीं कर पाएगा।
कोई अगर ऐसी बात हो गई है जिसका आपको अफसोस है और यह भय बना हुआ है कि मेरा मान सम्मान जो है दांव पे लग सकता है, कोई अगर ऐसा कार्य हो गया है, क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं और 10वें सेक्शन को देखेंगे तो चिंता मत करिएगा। पश्चाताप जो है कि अब जो है इससे मैंने सीख ली और इस द्वारे दोबारा नहीं जाऊंगा, कोई भी आपका मान सम्मान खंडित नहीं होगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाने का मैंने प्रयास करा है, क्योंकि बातों में आकर बहुत सारे स्टेप्स ऐसे धनु राशि वाले ले लेते हैं, फिर अफसोस होता है कि काश ये चीज़ जो है हुई ना होती, हमने बहुत जल्दबाजी में ले लिया। यही चीज़ें ज़्यादा परेशान करती है मानसिक रूप से। सप्तम भाव, मंगल अभी भी वक्री है लेकिन नीच प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। एक आपको मैं चीज़ समझाता हूँ कि धनु राशि का जो जातक है, मान लीजिए वह अपने घर में कुकिंग कर रहा है, खाना बना रहा है। एक छोटा सा मैं कार्य बता रहा हूँ आपको उदाहरण के जरिए। अग्नि है, खाना बन रहा है, जलना भी नहीं चाहिए। ये कब हो पाएगा? जब आपका सारा ध्यान वहाँ लगा रहेगा। एक साथ वह अग्नि जलती हुई छोड़कर, जो है गैस है, चूल्हा है, वह जलती हुई छोड़कर आप बाकी काम अगर करने लग जाओगे तो वहाँ पर थोड़ा सा खतरा बना ही रहेगा। क्या कहना चाह रहा हूँ? ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बुध देव का साइन है, 3 नंबर राशि, मंगल देव यहाँ बैठे हुए हैं। आप अपने शरीर में से एक्स्ट्रा नेगेटिव ऊर्जा जो विचारों के माध्यम से आपको परेशान करते हुए आपका फोकस हटाने की कोशिश करती है, फोकस नहीं होने देती कुछ भी चीज़ें, उसको शारीरिक परिश्रम के द्वारा बाहर निकाल लीजिए। 20 से 25 मिनट रोज़ तेज पैदल घूमिए या व्यायाम करिए, फिर देखिए कि बहुत उत्तम करोगे जो कुछ भी करोगे और दुनिया से अलग हटके करोगे। याद रखना मेरी बात को, ये मंगल और बुध का जो कॉम्बिनेशन है, ये नेगेटिव राहु को कृत्रिम रूप में उत्पन्न करता है, और राहु जहाँ मूल रूप में बैठे हुए हैं, जैसे कि अभी जो बैठे हुए हैं मीन राशि में, तो उसको भी नेगेटिव करने लग जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब प्रार्थना रहेगी इस बात में कि मंगल एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 2 या 2 से अधिक स्थानों से धन लाने के लिए माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं हमारे स्कैनिंग के अध्याय में। तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि क्या ये चीज़ें उत्पन्न होने लग गई हैं, और हाँ, मुझे तो ये सलाह दी गई है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो फिर आप उसको पकड़कर साधना शुरू कर दीजिएगा, मतलब सीधा करना शुरू कर दीजिएगा। अष्टम भाव के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, उधर का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए। आपका शहर में जो है मौसम जो है अगर परिवर्तन हो रहा है, तो ठंडी आ गई है, ध्यान रखिए। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, कहीं बाहर जा रहे हो आप तो वाहन इत्यादि चलाते समय थोड़ा सा ध्यान बना के रखिए, और सॉल्यूशंस पे काम करिए। ज़्यादा मत सोचिए कि आने वाले 10 साल में ये हो जाएगा, उसको लेकर डिप्रेशन में बैठ गए अभी से ही। 10 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा, एक हफ्ते से ज़्यादा आगे मत बढ़िएगा। तो इसलिए आपके पास समय ही नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य पे केंद्रित बने रहना चाहिए। भाग्य सेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। मैंने प्रार्थना धनु राशि के जातकों के लिए आरंभ में जो प्रार्थना करी है, आपकी पूर्वजों से, पितरों से, अपने कुटुंब के संस्कार हैं उनको साथ में लेकर अगर चलते हो, किसी भी प्रकार का कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुल देवी, कुल देवता इत्यादि सारे आ गए। समझे आप मेरी बात को? तो हर हाल में आपका भाग्य काम करेगा, क्योंकि ये नंबर यहाँ से हिलने वाला नहीं है। 5 नंबर भाग्य स्थान से, समझे आप मेरी बात को? यानी शॉर्टकट्स में नहीं जाना है। पहले अपने घर के जो भूखे हैं उनको माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद दिलवाना है। बाहर चैरिटी नहीं करनी है, घर से पहले मजबूत हो जाओ, फिर देखो किस तरह से चमकोगे। ये ध्यान रखना, ये बेस है। ये ऐसा नहीं है कि अगले महीने में गोचर लेके आऊँगा तो ये चीज़ बदल जाएगी। ये मूल है बातें। केतु के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी जातक ये कंप्लेंट करता है सब कुछ ठीक है, कर्म क्षेत्र भी ठीक है, समय भी ठीक है, पैसे भी ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। जिन जातकों की शिकायत बनी रहती है ना, मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लक्ष्य से थोड़ा सा भटक जाता हूँ। वही प्रार्थना रहेगी जो मैंने मंगल देव के संदर्भ में कही है, बुध देव के साइन के संदर्भ में कही है। थोड़ा सा बाहर निकले, एक्स्ट्रा जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करना सीखिए।
नहीं तो नंगे पांव थोड़ा सा जो कच्ची मिट्टी है वहाँ चला करिए, घास है वहाँ चला करिए, वो अपने आप ही आपका शरीर उसको अर्थिंग कर देगा। तो उसके पश्चात मैं कहने का प्रयास क्या कर रहा हूँ, ये डबल ऊर्जा कर्म क्षेत्र, जहाँ पर केवल और केवल मस्तिष्क का कार्य होना चाहिए, वहाँ हृदय आके बहुत सारी चीज़ों को बीच में ले आता है और कंटिन्यूसली लूप में हम घूमने लग जाते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं जी समय तो पता नहीं हमारा कब आएगा, इतने वर्ष हो गए यह चीज़ देखते हुए। करने से ही आएगा और डटे रहने से ही रिजल्ट्स मिलेंगे। चाल ऐसी होनी चाहिए ना कि हमारी चाल का अनुसरण करें। हम यह देख रहे हैं चाल किसकी अच्छी है तो वहीं मुड़ जाएंगे, तो फिर अलग क्या हुए फिर आप। लाभ सेक्शन की मैं बात करता हूँ, किसी भी प्रकार से लाभ सेक्शन और सुख भाव, मेहनत वाला भाव और उसके द्वारा भाग्य का उदय, यह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने वाले हैं। यह जो वर्ष है इसमें किसी भी प्रकार से आपको ये कंप्लेंट्स नहीं होने वाली है। तो क्या कहा जा सकता है कि शुक्रदेव की जो उच्चता है वह भर भर के आशीर्वाद देगी ही देगी आपको। बस उसको राहु से बचा के रखना है और सम्मुख केतु भी बैठे हैं उनसे बचा के रखना है। समझे मेरी बात को। शुक्र को कैसे बचा के रखना है, ऐसे बचा के रखना है कि अच्छा भला आदमी है, उसको व्यर्थ का जो है स्त्री पुरुष आकर्षण उसमें दिलचस्पी होने लग गई, वाहनों में दिलचस्पी होने लग गई। अभी कार्य की मजबूती उतनी नहीं है वर्तमान में, लेकिन भविष्य में गणना उसने वर्तमान में ऐसी लेकर आके कल्पना शुरू कर दी कि इतनी बड़ी चीज़ होनी चाहिए। यह है भटकाव। यह है कि शुक्र बाबा अच्छे भले बैठे हुए हैं, गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, बड़े उत्तम गुरु हैं शुक्रदेव, और राहु आके बार बार कि ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा, उससे बचा के रखना है। वहाँ की मानसिकता से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 12वें सेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। ये जो काल है ना आने वाले 2.5 साल का, धनु राशि का जातक जिनकी लगन कुंडली चंद्र कुंडली मजबूत है, यानी कि चंद्र राशि जिनको क्लियर है कि हाँ मेरी चंद्र राशि धनु है, निवास स्थान, कर्म क्षेत्र का स्थान या जन्म स्थान से दक्षिण की दिशा, यानी कि वहाँ से विदेश की जो धरती है बाहरी संपर्कों में जाकर चमकोगे, उसका बीज पड़ चुका है 1 तारीख से। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। अब ऐसा नहीं है कि गोचर की व्यवस्था के आधार पर आप ये चीज़ देखोगे कि मेरे को अब इस महीने में क्या मिलने वाला है। गोचर की व्यवस्था ऐसी है, देने वाला देता जा रहा है गोचर के माध्यम से। पात्रता जिसमें जितनी उत्तम है और जिस गणना को अनुरूप ढालने की व्यवस्था उसके आंतरिक मन में प्रवाहित होती रहती है, यानी कि संकल्प बना हुआ है, बस मौके का इंतज़ार है। तो मौका तो हर महीने आता ही रहता है। काम करने वाला अपने काम में लगा रहता है, निरंतरता बनी रहती है, उसके पश्चात ही रिजल्ट आने पर वह विवश कर देता है, बाउंड हो जाता है रिजल्ट आने के लिए। ध्यान रखिएगा, आशंका नहीं रहती है फिर उसमें आएगा कि नहीं आएगा। चलिए एक छोटी सी प्रार्थना है, ये तो हो गया हमारा विषय। धनु राशि के जातक, अगर आपको ये क्लियर है कि हाँ मेरी धनु राशि ही है, ध्यान रख लीजिएगा इस बात का, नाम नूम से कोई राशि नहीं होती है, चंद्र राशि होती है, उसी को जन्म चंद्र राशि है, राशि बोलते हैं, उसी पर सारी चीज़ें चलती हैं। मैं बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ हर बारी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है जिसमें कि आपकी कंप्लेंट जो है पूरी प्रकृति से बनी हुई है कि हमारे साथ न्याय नहीं होता है, जो मैंने पितृ पूर्वजों की बात कही है, कुल परंपरा की बात कही है, उसको सम्मुख रखिएगा। देखिए नेगेटिव जो प्रारब्ध है यही जब परेशान करता है तो जातक कहीं पे भी कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि भाग्य पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद नहीं दे पाता है, पैर नहीं टिक पाते हैं आपके, यानी आधार नहीं बन पाता है। छोटा सा उपाय प्रार्थना कर रहा हूँ, शिव महापुराण ले आइए, इसको पढ़ना शुरू करिए हिंदी में ही। अगर ये संभव नहीं हो तो पुष्प दंत आचार्य द्वारा रचित शिव महिमन स्तोत्र है, इसका संकल्प 108 दिन का ले लीजिए, बड़ा उत्तम है। और हमने जहाँ जहाँ इसको दिया है, नेगेटिव जो प्रारब्ध है जो कि दिखाई नहीं देता लेकिन असर करता रहता है और कुछ समझ में नहीं आता, कोई उपाय नहीं कार्य करता, उसको जड़ से मिटा देता है। 3 सवा 3 महीने लगेंगे, ज़रूर लगेंगे, केवल हिंदी में पढ़ लीजिएगा, यह भी करके देख लीजिए। प्रारब्ध के संबंध में इसके अलावा मैंने कोई भी उपाय इतना ज़्यादा कारगर नहीं देखा, ये मेरी निजी प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं